हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी बेटर एंड बेस्ट। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र घटना चक्र 2021 और जीआईसी एग्ज़ाम में भी जो प्रश्न आए हैं उनको भी। तो अगर आप अपीयर हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए 2021 में जो होने वाला है, तो फिर ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और हर कोई ये बुक पढ़ के जाएगा। फिर भी आप यही बुक पढ़ के उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनसे अच्छा नंबर ला सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप स्वयं पढ़ेंगे, अदर चैनल के द्वारा पढ़ेंगे, तो फिर आप उनके लेवल में रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे 10 नंबर आप सबसे उनसे हाई ही रहेंगे, चाहे जो इस बुक को पढ़े। तो जो इस चैनल से पढ़ेगा उसको लाभ मिलना ही मिलना है। एग्ज़ाम में आपके 115 तक तो लगभग सभी पहुंच जाते हैं जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं। लेकिन सारी लड़ाई, सारा कंपटीशन यही 10 नंबर में से होता है, जिसमें से 5 नए होते हैं और 5 क्या होते हैं, कठिन होते हैं। 5 जो नए होंगे उसमें से 2 आपके सरल होंगे और 3 क्या होंगे, कठिन होंगे। तो कुल मिला के ये 3 और ये 5, 8 प्रश्न जो होते हैं वो कठिन होते हैं और उनको पकड़ना सबके बस की बात नहीं होती। इन्हीं 8 प्रश्नों को जो कैच करता है वही मेरिट लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इन्हीं 8 प्रश्नों को आप कैसे कैच करेंगे, सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट आप पकड़िए। वर्तमान परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रश्नों की प्रकृति है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं। पुराने प्रश्नों को तो आप देखते रहिए, लेकिन कुछ नया सोचिए कि कैसे एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। और आजकल जो सबसे ट्रेंड में है, एग्जामिनर जो प्रश्न बना रहा है, एक जगह की शक्तियाँ दूसरी जगह दे देगा, एक जगह का अधिकार दूसरी जगह दे देगा, एक जगह का अनुच्छेद दूसरी जगह दे देगा। मतलब एक प्रकार से आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद, राज्यसभा, ऐसे आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, प्रश्नों को खुद से बनाए रहेंगे, कितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे तो आप उसे अच्छे से कैच कर सकते हैं और सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए आज हम पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने कई चैप्टर कवर कर चुके हैं। हम पहले संविधान से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हम आपको दर्शन और सिद्धांत और राजनीतिक विचारक भी कवर कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर हो तो इसे किस तरह का बजट कहेंगे। मतलब कि आपका जो खर्च है वो भी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, खर्च बोले तो आपने ए पैसा कमाया और आपने ए पैसा ही खर्चा किया, तो आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से संतुलन बना रहेगा। जैसे मान लीजिए तराजू है, ठीक है, इसमें आपने 1 किलो रख दिया, इसमें भी 1 किलो रख दिया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों रस्सियाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसी तरीके से बजट में भी कहा गया है कि अगर व्यय और राजस्व दोनों क्या हो, बराबर हो, तो उसको संतुलित बजट कहा जाएगा। और हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, व्यय ज़्यादा हो जाता है और राजस्व क्या होती है, कम होती है। तो हमारे यहाँ घाटे का बजट होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय, व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित करती है। तो जब भी आर्थिक कोई कार्य हो, वित्तीय हो, व्यावसायिक हो, तो सार्वजनिक नियम लागू करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बजट के राजस्व के अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बजट की स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है। तो देखिए, पेश करना, पहली बात तो तैयार करना, तैयार कौन करता है, ये वित्त मंत्रालय करता है। और इसको पेश कौन करता है, पेश करता है वित्त मंत्री। किसके तहत करता है, मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका के तहत, तो उनका उत्तरदायित्व होता है। और संसद क्या करती है, संसद उस पर अनुमोदन करती है, उसको स्वीकृति करती है। ठीक है, तो इन तीनों को आपको अच्छे से समझना है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं, अंत में क्या होता है, मतदान के द्वारा बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। बजट यह तैयार करते हैं तो वित्त मंत्री बजट तैयार करते हैं। और जब हम सिलेबस पढ़ाएंगे तो उसमें वित्त मंत्री से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका उत्तरदायित्व तो क्या होता है, क्या प्रश्नों के आंसर देता है, बाध्य होता है या बाध्य नहीं होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे जितना दिया गया है उतना तो आप अच्छे से तैयार करते चलिए। ठीक है, और वित्त मंत्री बजट तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाता है और यह जो बजट है यह वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में केंद्र का बजट कौन तैयार करता है। तो केंद्र का बजट वित्त मंत्री ही तैयार करेगा, क्योंकि वित्त मंत्री क्या होता है, केंद्रीय मंत्री होता है। इसमें कुछ अलग से दिया नहीं गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, पहले योजना आयोग होता था, अब नीति आयोग 1 जनवरी
2015 से, ठीक है, तथा नियंत्रक एवं महालेखा भी संलग्न इसमें होते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं। भारत में जो तैयार करते हैं वो कौन करते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। इस कार्य में सहायता कौन कौन करते हैं? तो आप इसको थोड़ा सा एक ग्राफ बना लीजिए। कौन होता है? वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय। और उसमें सहायता कौन करते हैं? एक करता है नीति आयोग, और कौन करता है? CAG करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये दोनों क्या करते हैं? उसमें सहयोग करते हैं। और ये तैयार करता है, पेश कौन करता है? वित्त मंत्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और संसद स्वीकृति प्रदान कौन करता है? संसद करता है। तो ये 3-4 टर्म हैं, इनको आप समझते रहेंगे तो आगे आपको बहुत ही आसानी होगी चीज़ों को कोरिलेट करने में। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति को करता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे, कितने वर्ष के? 5 वर्ष के अंतराल पे एक वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक वित्त आयोग का गठन कर दिया तो वो 20-25 साल चलेगी। जैसे कि 5 वर्ष में चुनाव होते हैं वैसे वित्त आयोग का गठन भी होता है। इसका कार्य क्या होता है? संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश, ठीक है, सिफारिश प्रस्तुत करना। तो किस प्रकार से जो करों का शुद्ध आवंटन है वो संघ एवं राज्यों के बीच प्रस्तुत किया जाए, उनके बीच जो है बांटा जाए, और कैसे वितरण किया जाए, इस सारे तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति से क्या करते हैं? सिफारिश प्रस्तुत करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अगला देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अभी आपने देखा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे, तो और कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। टर्मिनोलॉजी अगर आप समझे रहेंगे यही चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी, वरना तो किताब तो कोई भी पढ़ा सकता है और पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे समझना है जरूरी होता है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं किसका? वित्त आयोग। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। और क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। अब आपको बोल देंगे मनोनीत करते हैं, लेकिन यहाँ मनोनीत नहीं, नियुक्त होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, भारत में केंद्रीय बजट पेश करता है। तो अभी हमने आपको बताया है केंद्रीय बजट कौन पेश करता है, तो आपको पता है लोकसभा में। केंद्रीय बजट क्या होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आपसे पूछेगा क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बजट शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं मिला है, बल्कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिला है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो अप्रत्यक्ष रूप से बजट का ही रूप होता है, चाहे उसको आप बड़े शब्दों में थोड़ा बढ़ा के बोल दीजिए कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द, या फिर आप इसको कह सकते हैं बजट कह सकते हैं। बजट को थोड़ा विस्तार कर देंगे तो यही शब्द तो आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण का, बजट का, ऐसे 1-2 शब्द और दे देगा, पूछेगा किसका नहीं हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार बना के लिख लीजिए। अगला जो प्रश्न है, और इसे लोकप्रिय शब्दों में बजट कहा जाता है। तो हमने इसको छोटा कर दिया और बजट कह दिया। अगर आपसे कोई पूछ ले बजट का प्रयोग हुआ है, तो बजट का नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण का हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं बजट को पारित करने के लिए क्रम क्या क्या होता है, कैसे बजट पारित होता है। जैसे कि आप TGT के अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले रिटेन देंगे, ठीक है। रिटेन के बाद आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद मेरिट बनेगी। तो 2-3 लेवल होते हैं ना, तो ऐसे बजट में भी लेवल होता है। सबसे पहले क्या होता है? लोकसभा में जाता है, ये अस्थायी होता है, इसको भंग किया जा सकता है इस सभा को। और क्या क्या हमने बताया था? इस सभा को भंग किया जा, और ये निम्न सदन होता है, ठीक है, निम्न सदन होता है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में पता है। तो ये सबसे पहले लोकसभा में जाता है, और बजट पर यहाँ पे क्या होती है? लोकसभा में जब गया तो सामान्य चर्चा होती है, फिर लेखानुदान की मांग होती है। अब ये लेखानुदान क्या है, इसको समझना है तो संसद पढ़ना पड़ेगा। और संसद पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो संसद आपको 2-3 पार्ट में पढ़ाया गया है, काफ़ी विस्तार से पढ़ाया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराने का। जब पूरी क्लास चलेगी तो अच्छे से एक एक चीज़ आपको वहाँ पे समझाई जाएगी। बजट पर विस्तृत चर्चा होती है। अब देखिए, पहले तो सामान्य चर्चा होती है,
फिर बीच में आ जाता है कुछ मांगे, लेखानुदान से संबंधित कुछ मांगे आ जाती हैं। मांगों के बाद फिर विस्तार से चर्चा होती है, उसके बाद सरकार द्वारा अनुदान की मांगे की जाती हैं। तो देख रहे हैं किस प्रकार से सामान्य चर्चा हुई, फिर लेखानुदान की मांग हुई, फिर विस्तृत चर्चा हुई, फिर सरकार द्वारा अनुदान की मांग हुई, फिर कटौती प्रस्ताव आता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव आता है, उसके बाद विनियोग विधेयक आता है, फिर वित्त विधेयक आता है। ये सारे विधेयक प्रस्ताव हम आपको पढ़ा चुके हैं संसद चैप्टर में। तो संसद वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझना है तो संसद पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले आप जाके उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो हमने सॉल्व कराया है। बाकी इसके बाद जब सिलेबस कवर करा जाएगा तो सारी चीज़ें आपकी जुबान पे होंगी। अब वित्त विधेयक बजट को पारित करने का यह आखिरी चरण होता है। ठीक है, वित्त विधेयक जो होता है बजट को पारित करने का आखिरी चरण होता है। अब आपसे इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि बजट को पारित करने का जो अंतिम चरण होता है वो कौन सा होता है, दे देगा विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक होता है। ठीक है, वित्त विधेयक ऐसे ही नहीं बन जाता, उसकी प्रक्रिया होती है। किस तरीके से आपने देखा लोकसभा में पेश हुआ, एक बार रिवीजन करते हैं। लोकसभा में पेश हुआ, सामान्य चर्चा हुई, फिर लेखानुदान की मांगे हुई, फिर क्या हुआ, विस्तृत चर्चा हुई, फिर सरकार ने कुछ अनुदान की मांगे रखी, फिर क्या हुआ, कटौती प्रस्ताव आया, फिर विनियोग विधेयक आया, तब जाके वित्त विधेयक आया। तो अगर देखिए आउटपुट निकलना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो आउटपुट निकलना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, आता कुछ नहीं, समझ में ही नहीं, याद भी कुछ नहीं हुआ, उस पर 2 लाइन लिख नहीं पा रहे हैं, 2 शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे 10 घंटे पढ़ने से और पूरी किताब पढ़ के ख़त्म करने से कोई अर्थ नहीं रह जाता। खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रखता जो आपको सिलेक्शन न दिला सके। तो जैसे पढ़ना है आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। जिसके द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार के करों के प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो अब देखिए विभिन्न प्रकार के करों का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत होता है, तो वित्त विधेयक के द्वारा प्रस्तुत होता है। और आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा, सबसे पहले इसको आप देख लीजिएगा, या तो एक एक को पूछ लेगा कि लेखानुदान क्या होता है, और कटौती प्रस्ताव क्या होता है, अनुदान मांगे क्या होती हैं सरकार की, विनियोग विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है। तो इस पे आपको डिटेल से मिलेगा लेक्चर संसद वाले में। अभी तो उसको सिर्फ इसमें जो बुक में दिया है वो मैंने कवर कराया है, बाकी इसके अलावा आपको एक एक टॉपिक कवर कराया जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे प्रश्नों की प्रकृति है, कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे हम उनको रिलेट करें। उसके बाद फिर एक बार इस वीडियो को आपको और पढ़ना होगा जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, क्रम आपसे पूछेगा कि आपको 1 2 3 4 5 4 3 1 2 3 ऐसे दे देगा आपको मिलाने के लिए। तो इसको आपको ऐसे कहानी की तरह याद करना है, समझना है कि पहले लोकसभा में गया, फिर सामान्य चर्चा हुई, फिर लेखानुदान की मांगे आ गई, फिर विस्तृत चर्चा हुई, फिर सरकार ने कुछ अपने अनुदान की मांगे रख दी, फिर कटौती प्रस्ताव आ गया, फिर विनियोग आ गया, फिर वित्त विधेयक आ गया। हो गया, याद हो गया, कुछ नहीं है। आंख बंद करके भी याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए इस पे हमने 2 से 3 मिनट आपको दिया, इस पॉइंट पे मैंने 2-3 मिनट आपका लिया है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी हो गया होगा। चाहे तो हम इसको 10 सेकंड में, 15 सेकंड में कंप्लीट करा सकते हैं। तो फिर कोटा थोड़ी पूरा करना है, औपचारिकता नहीं पूरी करनी है। सिलेक्शन चाहिए तो फिर मेहनत करना होगा, पढ़ने का तरीका सुधारना होगा अपना। 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत में कार्य निष्पादन बजट किसकी सिफारिशों से पर प्रारंभ किया जाता है। तो कार्य निष्पादन बजट जो होता है किसकी सिफारिशों पर, तो प्रशासकीय सुधार आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, प्रशासकीय सुधार आयोग के द्वारा। निष्पादन बजट का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले अभी एक प्रश्न आपने देखा जो 2012 में आया हुआ है, और निष्पादन बजट का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में वर आयोग द्वारा 1949। मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके 2 साल बाद ही अमेरिका में किसका जन्म हुआ, निष्पादन बजट का जन्म हुआ। और उस आयोग का क्या नाम था, वर आयोग का। और इसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने, राष्ट्रपति का नाम ट्रूमैन था। ठीक है, ट्रूमैन का मतलब 2 आदमी नहीं, राष्ट्रपति का ही नाम है। ट्रूमैन ने निष्पादन बजट को लागू किया था। तो तीसरा चौथा फैक्ट यहाँ पे आपको मिल गया। इसमें खर्च के बजाय खर्च के उद्देश्य पर जोर दिया गया। मतलब कि अभी तक तो आपने देखा था कि खर्च की बात कही जा रही थी, लेकिन खर्च क्यों किया जाएगा, क्या उद्देश्य है खर्च करने का, उस पर जोर दिया गया था। ठीक है, यह बजट को कार्यकलापों, कार्यक्रमों, क्रियाशीलों या परियोजनाओं के अर्थों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, भारत में निष्पादन बजटिंग को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। अब देखिए भारत में कब आया, 1949 में। आज़ादी के 2 वर्ष बाद अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। किस आयोग के द्वारा, वर आयोग के द्वारा।
राष्ट्रपति कौन थे, ट्रूमैन थे। बस इतना सा याद रखना है इसमें। बाकी कुछ एक चीज़ और है, इसमें खर्च के बजाय जो है खर्च के उद्देश्यों पर जोर दिया गया था। अब भारत में हम आ जाते हैं अमेरिका से। भारत में जो बजटिंग था, निष्पादन बजटिंग था, प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC, इसको आप याद रखिएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1968-69 में आप देख रहे हैं, लगभग आपके 20 वर्षों बाद, जब अमेरिका में स्टार्ट हुआ था उसके 20 वर्षों बाद यह आया था। 4 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा निष्पादन बजट तैयार किया गया। 4 केंद्रीय मंत्रालय, तो पूछा जाए कितनी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा? 4 केंद्रीय मंत्रालय द्वारा वर्ष 1975-76 में सभी केंद्रीय मंत्रालयों में इसको लागू कर दिया गया था। तो स्टार्टिंग में तो 4 था, लेकिन 1975-76 के आते सभी मंत्रालयों में इसको लागू कर दिया गया। 1970-71 में अनेक राज्यों से, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ने भी इसको अपना लिया था। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्त मंत्री बजट किसकी सलाह से तैयार करता है? तो अब उसकी सहायता कौन करता है? तो प्रवर या संयुक्त समिति करती है। कौन करती है? प्रवर या संयुक्त समिति। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, प्रवर या संयुक्त समिति। अब इसको देख लेते हैं, प्रवर या संयुक्त समिति। प्रयोग समिति तदर्थ, ठीक है, समितियों में महत्वपूर्ण होती है। जो तदर्थ समितियां होती हैं, एक प्रवर होती है, एक संयुक्त समिति। तो ये तदर्थ समितियां हैं, इनको ध्यान रखना है। किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। जब संसद के दोनों सदन किसी भी विधेयक पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हैं, तब उन समितियों को प्रवर समिति कहा जाता है। तो प्रवर समिति क्या है कि संसद के जो सदन होते हैं अपनी अलग अलग प्रवर समितियां बनाते हैं। और किस लिए बनाते हैं? क्योंकि किसी विशेष विधेयक पर उनको विचार विमर्श करना होता है। तो किसी विशेष विधेयक, जैसे कि आप मान लीजिए कि वित्त विधेयक ही है, तो वित्त विधेयक वित्त मंत्री तैयार करता है, तो कहीं ना कहीं उसका सहयोग ही तो करेंगे जो प्रवर या संयुक्त समितियां होंगी। और ये कैसी समितियां हैं? तदर्थ समितियां हैं, ठीक है। किंतु जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त रूप से समिति गठित करते हैं तो उसे, अब देखिए, जब अलग अलग कर दिया तो उसका नाम प्रवर समिति कर दिया, लेकिन जब ये संयुक्त रूप से किसी समिति का गठन करते हैं, मतलब अभी तो था कि राज्यसभा अपना अलग करे, लोकसभा अपना अलग करे, लेकिन उन्होंने कहा क्या अलग अलग करें, चलो साथ में मिलकर एक बहुत ही अच्छी समिति का गठन करते हैं जो वित्त मंत्री का सहयोग करेगा वित्त विधेयक को तैयार करने में। तो उन्होंने एक समिति का गठन किया संयुक्त रूप से, जिसको संयुक्त प्रवर समिति कहा गया। अब प्रवर समिति में कितने होते हैं? 30 होते हैं। संयुक्त समिति में 45 सदस्य होते हैं, तो इसको याद रखना है। अब इसमें देखिए 30 ही क्यों दिया है? क्योंकि लोकसभा में भी 30 होंगे और राज्यसभा में भी 30 होंगे, क्योंकि अलग अलग जो हैं ये अपनी समितियां गठित कर रहे हैं, प्रवर समिति। और जब संयुक्त रूप से कर देंगे तो फिर 45 हो जाएगा। 45 में आपके 30 जो होंगे लोकसभा के होंगे, 15 राज्यसभा के होंगे। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी शक्तियाँ सीमित हो रही हैं राज्यसभा की। तो जब भी मेंस लिखेंगे तो इन पॉइंट को अगर आप लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। प्राक्कलन समिति संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी होती है। तो स्थायी जो प्राक्कलन समिति होती है, सबसे बड़ी समिति की बात करें तो स्थायी समितियां। अभी तो आपने 2 समितियां पढ़ी, तदर्थ समितियां, क्या क्या याद करिए, एक प्रवर समिति, एक संयुक्त समिति। रिवीजन करते जाइए, जितना बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आपको याद होगा। अब प्रवर समिति क्या थी? 30-30 सदस्य होते थे। दोनों सदन क्या होते थे? अलग अलग, लोकसभा का अपना अलग, राज्यसभा का अपना अलग। फिर दोनों ने मिलकर एक समिति बना दी, ये भी तदर्थ समिति, इसको संयुक्त प्रवर समिति कहा गया। इसमें 45 सदस्य हुए, जिसमें लोकसभा के 30 हुए और राज्यसभा के तो 15 ही रह गए। तो कहीं कहीं इसमें कौन महत्वपूर्ण हो गया? शक्तियाँ किसकी बढ़ गई? लोकसभा की बढ़ गई, ठीक है। अब प्राक्कलन समिति के बारे में देखें तो ये स्थायी समिति होती है। तदर्थ समितियाँ क्या होती हैं? जो एक विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाए और उद्देश्य पूरा होते ही उनका अपने आप समाप्त हो जाता है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन स्थायी समितियाँ क्या होती हैं? ये जिनका गठन होता है बनी रहती हैं, अनिश्चित काल तक बनी रहती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन होती है संसद की? प्राक्कलन समिति होती है। और एक समिति के बारे में और सुन लीजिए, जो लोक लेखा समिति होती है, ये क्या होती है? संसद की तीसरी आंख कही जाती है। क्या कही जाती है? संसद की तीसरी आंख। और सबसे प्राचीन समिति लोक लेखा होती है, सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति होती है, ठीक है। अब देखिए लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 30 होती है। तो प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। जब सरकार द्वारा अधिक नीतियां बनाकर क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष मांग प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए सिफारिश करती है। यह समिति बजट के प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकती है जब इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो।
तो ये जो प्राक्कलन समिति है, अभी आपने देखा कि ये सबसे बड़ी समिति होती है। सरकारी अपव्ययों को इसको ध्यान रखना है, रोकने की सिफारिश यह करती है। और यह समिति बजट के प्राक्कलनों की जांच कब करती है? जब इस बजट के गठन के लिए जो है संसद में पहले से चुनाव हो गया हो। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई थी? तो कार्यपालिका के हाथों प्रत्यानुदान को दी गई थी। अब आपके थोड़ा सा सर के ऊपर जा रहा होगा, ये कैसे टर्मिनोलॉजी, कैसे कैसे शब्द हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। एक बार आप सुनते जाइए, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद जब पूरा आप लेक्चर पढ़ेंगे, कुछ तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा, ग्रेजुएशन किया है, बाकी कहीं कहीं दिक्कत है तो वो आपको तो अच्छे से पढ़ाया ही जाएगा। तो प्रत्यानुदान समिति जो होती है, इसको क्या कहा गया है? कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? चलिए देखते हैं। किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता हो सकती है। मान लीजिए आपके यहाँ जो है कोई भी राष्ट्रीय आपात लग गया, वित्तीय आपात हो, जैसे अभी कोरोना ही हाल में आया था, तो सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ी थी अचानक से, तो विस्तृत अनुदान, ठीक है, अनुमान देना शायद संभव न हो। और ऐसा भी नहीं, ऐसा भी है कि जैसे कि आप एक अनुमान दे सकते हो, विस्तृत अनुमान, तो वो भी संभव न हो। ऐसी स्थिति में सदन बिना ब्यौरा दिए प्रत्यानुदान के माध्यम से एक मुश्त धनराशि दे सकता है। ठीक है, ब्यौरा भी नहीं देगा और एक मुश्त धनराशि दे सकता है। इससे ही कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका होती है उसके पास शक्ति होती है आपातकाल के दौरान जो पैसा है उसको देने की। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं। बजट शब्द बूजट सबसे बना है और ये किस भाषा का है? तो ये आपको पता है, फ्रेंच भाषा का है। बजट क्या है? बूजट से बना है। अब बूजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं चमड़े का थैला, झोला, जो भी आप बोल सकते हैं, चमड़े का पर्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बजट जो होता है धन राजस्व की आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। मतलब एक तरफ आपने व्यय लिख दिया, एक तरफ आय लिख दिया। और अनुमानित खर्च कहाँ कहाँ पे किए जाएंगे, अनुमानित जो है राजस्व कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, यही सब ब्यौरा क्या होता है? बजट होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में मिला है, लेकिन बजट का कहीं पे उल्लेख नहीं मिला है। इसको हमने शार्ट में कर दिया, इसी को जो है बजट नाम दे दिया गया है सरल तरीके से। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बजट एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। व्यष्टि क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में बजट क्या है? एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बजट किसी देश का, संस्था का, व्यक्तिगत या पारिवारिक हो सकता है। बजट क्या हो सकता है? व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप कहीं सिटी वगैरह में गए हैं तैयारी करने, इलाहाबाद या फिर मुखर्जी नगर, दिल्ली, कहीं पे भी, तो आपको घर से पैसा मिला 5,000 मिला, लेकिन पता चला कि आपका खर्च जो है 6,500, 5,500, 5,000 हो गया, 500 अधिक हो गया। तो आप क्या लेंगे? कहीं उधार लेंगे या घर वालों से एक्स्ट्रा लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो घाटे का बजट हो गया, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ गया। और पता चला कि आपका खर्च 4,500 में हो गया, तो 500 आपका क्या हो गया? बजट हो गया। तो क्या हो गया? लाभ का बजट हो गया। और पता चला जितना मिला उतना ही खर्च हुआ, तो वो संतुलित बजट हो गया। तो वही ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, पारिवारिक, आपकी जो है मंथली इनकम इतनी है और इतना आप खर्च करते हैं, कितना घाटा होता है, कितना नुकसान होता है, कितना आप बचत कर रहे हैं, तो वही चीज़ पारिवारिक हो गई। संस्था का क्या हुआ? कोई भी संस्था है, कोई स्कूल है, उसका भी एक बजट होता है कि हमको यहाँ यहाँ खर्च करना है, तो हमको फीस के रूप में ऐसे ऐसे पैसा मिलेगा। लेकिन अब वही क्या होता है, एक वार्षिक उसका भी बजट होता है। और बजट देश का भी होता है, हर साल प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सब आपने देखा ही होगा, अब आप समझ गए होंगे कि अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट करता है। तो अनुच्छेद 112 में आपको पूछेगा किस शब्द का उल्लेख है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में किस शब्द का उल्लेख किया गया है? आपको बजट दे देगा, वार्षिक वित्तीय विवरण दे देगा, वित्त आयोग दे देगा, धन विधेयक दे देगा। आप सोचिए क्या हो सकता है? बजट का तो मिला नहीं है, वित्त आयोग जो होता है 280 है, उसके बाद आपका धन विधेयक कितना हो गया? 109, 110 है। तो आपका बचा क्या? 112 बचा, और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिला है तो 112 हो जाएगा। 112 के अनुसार क्या होता है? राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। बजट में भारत सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। बजट में क्या होता है? भारत सरकार की प्राप्तियों और
व्ययों का विवरण होता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, अभी विश्व के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी होता है, हर देश का अलग अलग होता है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ही आपसे पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। तो किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष 1999 को घोषित किया था। 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा ग्राम सभा वर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया था। किसको? 2000 को। तो इसको याद रखना है, वर्ष 2000 क्या है, ग्राम सभा वर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 243 का उपबंधित करता है कि ग्राम सभा गांव स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंधित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो 1993 में आपको याद रखना है, कब? 1993 में जो पंचायती राज संस्थाएं थी उनको संवैधानिक मान्यता दे दी गई, संविधान में शामिल कर लिया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम सभाओं का भी गठन आता है। और ये ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे शक्तियों का प्रयोग करेंगे ग्रामीण स्तर पर, जिनका विधान क्या होते विधि बना के राज्यमंडल क्या करेगा, उपबंध कर देगा। ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी भी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। तो इसको बाद में समझिएगा, थोड़ा सा कठिन टर्मिनोलॉजी, जब पंचायत पढ़ाएंगे हम ग्राम पंचायत तो उसमें अच्छे से इसको देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में धन अनुदान के लिए है, ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। किसी भी धन विधेयक के लिए, धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की सहमति बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट के माध्यम से पूरे वर्ष के खर्च, ठीक है, पूरे वर्ष के लिए जो खर्च होता है उसका अनुमानित धन का प्रावधान कर दिया जाता है कि हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि हम अपने देश में इस सेक्टर में इतना इतना पैसा खर्च करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो अनुमान लगा है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। कुछ आपातकालीन परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ हमको खर्च करना ही होता है, क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नहीं, हम अनुमान लगा सकते हैं। और भारत का हमेशा का जो बजट है वो घाटे में ही जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यय, ठीक है, तो कुल मिला के यही है कि जो भी अनुदान की मांगे होती, देखिए जब आपके पास पैसा कम हो जाएगा, सरकार ने मान लीजिए कि 32,000 करोड़ का बजट पेश किया है अनुमान रूप से, ठीक है, 32,000 करोड़ का बजट पेश किया है, लेकिन उसका खर्चा कितना आ गया, 33.5 करोड़ या मान लीजिए 34 करोड़ का आ गया। अभी ये जो 2 करोड़ का बजट, 2,000 करोड़ का बजट ज़्यादा आया है, अब ये क्या करेगी, ये अनुदान ही तो मांगेगी कि हाँ पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो अनुदान में जो सुरक्षित पैसा है उसको हमको चाहिए, क्योंकि जो बजट हमने अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। तो ऐसे अनुदानों की मांग को दर्शाने वाला विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसके पहले राष्ट्रपति की अनुमति, सहमति बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अनुदान हम देख लेते हैं, और संसद जो हम पढ़ाएंगे उसमें एक एक अनुदान को भी वहाँ पे समझाएंगे। अनुपूरक अनुदान क्या होता है, इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब विशेष सेवा हेतु प्रावधानित उस राशि उस वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई गई हो। तो विशेष सेवा हेतु, ठीक है, कोई भी सेवा है जो पहले से प्रावधानित राशि थी उसमें क्या हुआ, अपर्याप्तता हो गई, राशि कम हो गई, लेकिन उनको सेवा हेतु उतना पैसा देना पड़ेगा, तो अनुपूरक होता है, ठीक है। अतिरिक्त क्या होता है, अतिरिक्त वो होता है, यह तब प्रदान की जाती है जब चालू वित्त वर्ष, क्या होता है, चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई नई सेवा पर, मतलब आपने कोई नई सेवा का गठन कर दिया, जैसे कि अभी हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन सुना होगा कि कोई भी न्यू पोस्ट जो है क्रिएट नहीं होगी। तो अगर देखिए नया पद क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उस पर खर्च बढ़ जाता है, तो आपने जो अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा खर्च तो जाएगा ही जाएगा। तो अभी तो पैसा हमारे पास है, नहीं हो सकता है, लेकिन अभी हम अनुदान ले सकते हैं अगर कोई नई सेवा का गठन करते हैं तो उसके लिए जो आवश्यकता होती है उसका बजट में प्रावधान नहीं होता है। मतलब कि हम बजट में उसका, जब नया है तो पहले से हमने थोड़ी अनुमान लगाया था कि हमको इस सेवा का सृजन करना है या इस पोस्ट को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमको अतिरिक्त आवश्यकता होगी,
ठीक है, तो उसके लिए भी है। अगला यहाँ पे देखिए प्रत्यानुदान क्या होता है, अभी हमने आपने पढ़ा था कि किसी भी अगर राष्ट्रीय आपात आ जाती है, धन की क्या होती है अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए, मतलब तत्काल जरूरत होती है और अप्रत्याशित होती है कि कितना खर्चा होगा, तो उसको प्रत्यानुदान कहते हैं। अब देखिए अपवादानुदान क्या होता है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है जो वित्तीय वर्ष के दौरान साधारण खर्च का भाग नहीं होता है। तो विशेष प्रयोजन जो कि जब वित्तीय वर्ष होता है इसमें साधारण खर्च का भाग नहीं होता है, विशेष खर्च होता है, विशेष प्रयोजन के लिए होता है। और जो आपका यहाँ पे अतिरिक्त अनुदान होता है नई सेवाओं पर अगर खर्च होता है तो उसको चालू वित्त वर्ष में, ये भी याद रखना है, चालू वित्त वर्ष में अगर नई सेवाओं पे खर्च होता है तो अतिरिक्त अनुदान होता है और इसका बजट में पहले से कोई भी प्रावधान नहीं किया गया होता है। प्रत्यानुदान आपने आपातकाल से जोड़ लिया, हो गया खत्म। 16 क्या है, भारत में बजट निर्माण में संलग्न होते हैं तो वित्त मंत्रालय होता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, ठीक है। और योजना आयोग भी होता है, हमने कहा था वित्त मंत्रालय क्या है बनाता है, इसमें वित्त मंत्री शामिल होता है, उसका प्रमुख होता है। और योजना आयोग की जगह भी वो आ गया है 2015 से नीति आयोग हो गया और CAG तो होता ही है, तो कहीं कहीं ये तीनों मिलकर बनाते हैं। और इसके लिए जो समितियां गठित होती हैं, प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति क्या थी, लोकसभा राज्यसभा अलग अलग इसका गठन करते थे। और संयुक्त प्रवर समिति क्या थी, जब दोनों सदन मिलकर साथ में कोई समिति गठित करते थे, तो जब दोनों सदन मिलकर करते थे तो कहीं ना कहीं राज्यसभा की शक्तियाँ क्या होती थी, कम हो जाती थी, क्योंकि इसके 15 ही सदस्य शामिल होते थे और 30 सदस्य आपके लोकसभा के शामिल होते थे, बाकी प्रवर में आपके 30 अलग अलग होते थे। तो ये आपको याद रखना है, कुछ अच्छे फैक्ट हैं, इनसे रिलेटेड ऐसे ही कोरिलेट करना है। देखिए हमने कहाँ का फैक्ट ले आके कहाँ पे जोड़ दिया, तो यही ज़रूरी होता है इसमें। और ये क्या करते हैं, विचार विमर्श के लिए, ठीक है, विस्तृत चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। कौन, प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति, बाकी ये तीनों मिलकर बनाते हैं, 2 लोग सहयोग करते हैं और एक क्या होता है, बनाता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए वित्तीय वर्ष क्या होता है। वित्तीय वर्ष बहुत ही सरल सा प्रश्न है लेकिन एग्जाम में गलत कर देते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। बजट निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के 7 से 8 माह पूर्व जुलाई या अगस्त में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो बजट का जो निर्माण है वो कब शुरू हो जाता है, 7वें या 8वें माह से ही, मतलब अगर हम बात करें जुलाई और अगस्त से ही प्रारंभ हो जाता है और फरवरी में जाके इसको पेश कर दिया जाता है। बाकी सारी चीज़ें हम समझा चुके हैं। 17 में क्या है, अब तक गठित विभिन्न वित्तीय आयोगों के अध्यक्ष के पद पर कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा है। तो अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, कौन नहीं है, इसमें आपका BP मंडल नहीं है, श्री BP मंडल, बाकी ये तीनों हैं। तो इसके लिए आपको पूरा यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए एक सरसरी निगाह इस पर डाल ही लेते हैं, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और किस परीक्षा में, देखिए PGT 2010 में प्रश्न है, तो हो सकता है आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो देखिए KC नियोगी यह प्रथम थे, पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा। K संथानम, AK चंद्रा, PV राजमन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, JM सेलम, YV चाहवाड़, NKP सालवे, KC पंत, KM खुसरो, श्रीरंगराजन, डॉक्टर विजय केलकर, YV रेड्डी, ये 14वें हैं, ठीक है। इस प्रकार से BP मंडलम इस आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, वे 1978 में पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे। देख रहे हैं किस तरीके से कहाँ का फैक्ट लिया के कहाँ पे रखा है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली बात तो पहला और 14वां आपको याद रखना है और इसमें से एक सरसरी निगाह होनी चाहिए। कभी भी अगर आपसे नहीं है या है पूछ ले तो इसको समझिएगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1991 में हुआ था और 92 से 97 इसकी अवधि थी। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वित्त आयोग शब्द जो है इसकी व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है, तो 280 में की गई है। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे NK सिंह थे, ठीक है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करेंट का फैक्ट है और आगामी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। 15वां वित्त आयोग, 14 तक आपने देखा था, अब 15वां आपको देख लेना है। एक तो पहला, 14वां और 15वां, तीनों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो पहला कौन थे, KC नियोगी थे, YV रेड्डी 14वें थे और 15वें NK सिंह थे।
तो ये भी अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 280 में किया गया है, हम आपको बता ही चुके हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं दिया गया है। और पहले वित्त आयोग का गठन 12 नवंबर 91 में हुआ था, ये सब आपको बताया गया है। 15 वित्त आयोग का गठन अभी तक हो चुका है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 1917 को एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए, भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान किसके प्रतिवेदन पर देती है? भारत सरकार जो राज्यों को अनुदान देती है, ठीक है, तो किसके प्रतिवेदन पर देती है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग ही राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि राज्यों को इतना जो है आवंटन किया जाना चाहिए, और ये आर्टिकल 281 में इसका उल्लेख मिलता है। वही चीज़ें दी गई हैं। 15वां वित्त आयोग एन.के. सिंह, याद रखना है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दे सकती है? तो वही वित्त आयोग ही होगा। इसमें भी भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षक पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? तो आपको पता है, लोक लेखा समिति। इसको संसद की तीसरी आंख भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन समिति है यह, और भारत सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करती है, इसको याद रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सबसे प्राचीन है, कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं, और इस समिति के सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा आनुपातिक किसके दर्जे से? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का होता है, ऐसे इसका भी होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस समिति का कार्य क्या होता है? मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना। तो नियंत्रक एवं महालेखा के प्रतिवेदन पर विचार कौन करता है? तो ये आपकी जो लोक लेखा समिति है वही करती है। उसके बाद ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है। भारत में, ठीक है, भारत में कैग की भूमिका क्या होती है? अब देखिए, कैग, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैग क्या है। ऐसे भी दिया होता तो अभी थोड़ा सही था, अब हिंदी में दे दिए। देख रहे हैं किस तरीके से घुमाता है, चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा शब्दों का खेल खेलता है। कैग दे दिया, तो सीएजी मतलब आपका वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। दूसरा क्या दिया है? इसके कार्यों को संघीय स्तर पर वित्तीय मंत्रालय परिभाषित कर सकता है। कैग की सिफारिशों की जांच का न्यायपालिका कर सकती है। कैग प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। तो देखिए, ये असावधानी से पता लगाने का यंत्र नहीं है, ठीक है, यही इसका गलत है। सॉरी, कौन सा वक्तव्य सही है, बाकी गलत है, तो यही सही है। वित्तीय असावधानी का पता लगाना मतलब ये क्या करती है कि कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ कहाँ असावधानियाँ बरती जा रही हैं वित्तीय मामले में, तो उसको पता लगाने का एक यंत्र है। और ये सारी गलत चीज़ें परिभाषित नहीं करता। न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका इसके कार्यों की जांच नहीं कर सकती, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यायपालिका सीएजी के कार्यों की, इसके सिफारिशों की जांच नहीं कर सकती है। कैग प्रधानमंत्री कार्यपालिका के अधीन नहीं होता, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक इससे प्रश्न बने हैं। आर्टिकल 148 में क्या कहा गया है? सीएजी के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया जाएगा, और यह जिसे संघ एवं राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण और अधीनस्थ शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। अभी आपसे पूछ लेगा कि सिर्फ संघ के संबंध में विशेष नियंत्रण और अधीनस्थ शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं, केवल राज्य के संबंध में? तो याद रखिए, संघ राज्य दोनों के संबंध में इसको विशेष नियंत्रण और अधीक्षण की शक्तियाँ इसको प्रदान है। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं पर संसद की जो लोक लेखा समिति होती है वो विचार प्रस्तुत करती है। अतः कहा जा सकता है कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र होता है। अब ये देखिए, जो लोक लेखा होती है अलग से तो जाके फिर से जांच पड़ताल करेगी नहीं, जो रिपोर्ट आती है उसी की समीक्षा करती है। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कौन सा तथ्य वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, या फिर पेन हो तो इसको ऐसे सर्कल में बंद कर लीजिएगा। इसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत के वित्तीय संघवाद का संतुलन चक्र है। यह विशेषताओं की ये सदस्यों की योग्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, और इसका जो उल्लेख है 280 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो क्या लगता है, क्या इसमें गलत हो सकता है? तो देखिए, ये जो सदस्यों की योग्यताएं और राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। यह भारत
कि वित्तीय संघवाद में संतुलन, मतलब संघ राज्य दोनों पर नियंत्रण रखता है, तो कहीं ना कहीं संतुलन का चक्र स्थापित कर देता है। राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है। आर्टिकल 280 के तहत स्थापित किया जाता है, ये भी सही है। सी वाला सही नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारे ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मुझे पता है समय थोड़ा ज़्यादा लगा है, 40 मिनट का समय, लेकिन ये 23 क्वेश्चन आपको जो है, ये 23 क्वेश्चन लगभग आपको 200 क्वेश्चन तक लेके जाएंगे, 200-250 क्वेश्चन तक आपको लेके जाएंगे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा बेसिक समझ मजबूत हुआ है, और यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आप उसे भूलेंगे नहीं। 1-2 बार देखेंगे वीडियो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वित्त है तो ठीक है, ये जो फाइनेंशियल टर्मोलॉजी है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, और अगर थोड़ी सी कमांड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका ये जो थोड़ी सी समस्या है ना, थोड़ी सी सूक्ष्म जो समस्या है आपकी, ये आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी जब सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जब सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आपको ये बुक पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्वयं से तो मत पढ़िएगा। अगर मुझसे अच्छा स्वयं से पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए हैं उसको पढ़ने के बाद एक बार खुद से रिवीजन करिएगा, फिर उसमें से जो प्रश्न आए हैं खुद से पूछिएगा कौन सा फैक्ट आपको नहीं याद हुआ। अगर नहीं याद हुआ है तो आप जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही जो 8 नंबर का खेल है उसी में लटक जाएंगे, फिर आप ऐसे 10 साल 15 साल तैयारी करते ही निकाल देंगे। सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और मेहनत ही ज़रूरी नहीं होती है कि गधे की तरह आप 12 से 15 घंटे पढ़ते रहें। ठीक है, 15 16 17 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। आपकी जो तैयारी है वो इम्पोर्टेंट रखती है। जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया, किस तरीके से वित्त जो होता है, बजट प्रस्तुत होता है, उसका क्रम क्या है, लोकसभा होता है, फिर चर्चा होती है, फिर क्या क्या होता है, सब जैसे क्रम बताए वो चीज़ें आपको याद हो गई। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, कैसे अनुदान हो गए, कितने प्रकार की, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। बजट क्या होता है, किसका संविधान प्रयुक्त हुआ है, किसका नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा आराम से समय देकर सीखेंगे तो याद हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है आप 100% ही पढ़ें, 100% पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि याद हो। अगर आपको 80%, ठीक है, 85%, 90% भी याद हो गया तो भी आप क्या होंगे, टॉप लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो भी पढ़ें उसका आउटपुट निकलना चाहिए, और आउटपुट बहुत ज़रूरी होता है। इनपुट करते जा रहे हैं, 17 घंटे 15 घंटे पढ़ते जा रहे हैं, आउटपुट 0 निकल रहा है या 1 या 2% निकल रहा है, तो ऐसी पढ़ाई का क्या करेंगे आप, क्या मतलब है समय बर्बाद करने का। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए ताकि जो है एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।